किसी भी पेज को विजिट करते हैं, उसके ऊपर जितने भी डिफरेंट पेजेस क्रिएट होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, उन सबको लिंक करने के लिए यूज करते हैं ए टैग। ना सिर्फ उस वेबसाइट के पेजेस को लिंक करने के लिए यूज करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स हैं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, उसने अपने फेसबुक का अकाउंट, वो उसका लिंक दिया हुआ है, उसने अपने ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, उसने अपने जितने भी सोशल मीडियम है वो यूज कर रहा है फॉर द स्पेसिफिक उस वेबसाइट के रिलेटेड, उसने उसके लिंक्स दिए हुए हैं। तो आप ए टैग को यूज करते हैं और उसकी एचरेफ प्रॉपर्टी के अंदर जो है डिफाइन करते हैं इस एट्रीब्यूट के अंदर कि उसका एड्रेस क्या होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो HTTP उसका आप एड्रेस डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, www.yahoo.com, और साथ में आप ये बता देते हैं इसको क्लोज करके कि ये याहू का एड्रेस है, साथ में आप उसका नाम बता देते हैं। अब इसी ए टैग को यूज करते हैं हम फॉर टू क्रिएट ईमेल के लिए, ठीक है। आपने अगर ईमेल की जनरेशन करवानी है, आपने ईमेल की तरफ यूजर को लेके जाना है, तो आप इसी ए टैग को यूज करते हैं। इस ए टैग के href के अंदर आप डिफाइन करते हैं कि मुझे क्या करना है। आपको ईमेल करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी डेफिनेशन, इसमें जो प्रॉपर्टी आप असाइन करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो किस, तो बेसिकली अगर आपने किसी को ईमेल करनी है, यूजर को डायरेक्ट करवाना है कि वो ईमेल कर सकता है आपको, आप उसको बता सकते हो कि इसके ऊपर क्लिक करे तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म में जाए और कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा और उसके बाद ईमेल जनरेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो एज पर आपकी कोड के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसमें आप इसका नाम लिखें, इसको सेव करें और इसको ब्राउजर पे चेक करते हैं कि किस तरह से जो है वो इसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। आप देखें हमारे पास एक याहू का लिंक नज़र आ रहा है और हमें साथ में जो लिंक नज़र आ रहा है वो ईमेल का लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी स्क्रीन के बॉटम पे देखें तो जब मैं याहू को हॉवर करता हूं तो नीचे लिखा हुआ आता है www डॉट, यानी कि जो भी लिंक इसके अंदर प्रोवाइडेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि ये yahoo.com का है। और अगर मैं ईमेल के ऊपर हॉवर करता हूं तो नीचे लिखा हुआ था ईमेल टू और abc@gmail.com। लेट्स सपोज अगर मैं ये क्लिक करता हूं तो देन क्या होता है, देन ये होगा कि आपने जो भी बाय डिफॉल्ट मीडियम चूज किया होगा अपने विंडोज के अंदर या अपने किसी भी ब्राउजर के अंदर जो आपने डिफाइन किया होगा, या आपसे पूछ लेगा कि आपने ईमेल जनरेट करनी है तो किस मीडियम के थ्रू करनी है। आउटलुक इंस्टॉल किया हुआ है तो ये आउटलुक ओपन कर देगा आपको, ठीक है, और न्यू मेल जो है जनरेट कर देगा और उसके ईमेल के अंदर ये ईमेल एड्रेस जो आपने इसमें मेंशन किया होगा वो फिलअप कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र को ये भी ज़रूरत ना पड़े कि वो उसका सब्जेक्ट लिखे, तो आप इसके साथ सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इसी जगह पे जहाँ पे आपने href ईमेल टू लिखा है उसी में आप, सॉरी इट्स नॉट ईमेल इट्स मेल टू, ठीक है। इसके साथ आप क्वेश्चन मार्क के साथ अटैच कर देते हैं सब्जेक्ट, इक्वल्स जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, मे बी फीडबैक है, ठीक है। इसको सेव करें और ब्राउजर पे इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखें आपके बॉटम पे मेल टू abc@example.com और साथ में सब्जेक्ट इक्वल्स फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ का जो ईमेल है वो ओपन हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
ये विंडोज़ का ईमेल जो है वो ओपन हो गया। अब ये मुझे कह रहा है क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो ये मुझे पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन करनी है और ईमेल सेंड करनी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यूज़ करते हैं आप यूज़र को डायरेक्ट करने के लिए, उसको ईज़ देने के लिए कि उसको कोई और काम ना करना पड़े। वो सिंपली क्लिक करे और उसका जो भी विंडोज़ के अंदर जो ईमेल सर्वर, ईमेल क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग आप ईमेल जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आप ए टैग को यूज़ करते हैं और ईमेल के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से हम बुक मार्किंग कर सकते हैं अपनी HTML के अंदर, ठीक है। तो बुक मार्किंग होती क्या है बेसिकली कि आपका एक पेज है, उस पेज के अंदर आपने डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं और उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका नाम हम रखते हैं लेक्चर 1, इसका नाम रख देते हैं लेक्चर 2, ठीक है। और इसकी विड्थ को हम जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं स्टाइल के अंदर। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि बुक मार्किंग कैसे काम करती है। इसको हम दे देते हैं तकरीबन 1000 पिक्सल, ताकि ये फुल पेज को कवर कर ले। और हम अब आपने डिफरेंट वीक्स के डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। और आप ये चाह रहे हैं कि यूज़र सिंपली क्लिक करे तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर ले उस लेक्चर के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए टैग को यूज़ करते हैं और उसके href को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम बाद के लिए रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वीक 5 लिख देते हैं और बाकी सारे वीक्स को भी हम डिफाइन कर देते हैं एट द टॉप। 6, 7 एंड 8। अच्छा, मैंने href को इसलिए एम्प्टी रहने दिया था कि हम क्या करते हैं कि हम इन हेडिंग्स की आईडीज क्रिएट करते हैं और उन आईडीज को पास करते हैं हमारे ए लिंक के अंदर, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ W5 और हमारे हर इसी तरह W6, W7, W8। अब इन आईडीज को बेसिकली मैं पास कर दूंगा मेरे href के अंदर विद हैशटैग W5। जो रिस्पेक्टिव आईडी पे मैं लेके जाना चाहता हूँ उसको, आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, जिस पे मैं लेके जाना चाहता हूँ उसकी मैं यहाँ पे आईडी जो है वो डिफाइन कर दूंगा। तो मैं अगर ये चाहता हूँ कि ये लिंक मुझे इस हेडर के ऊपर लेकर आए, तो मुझे इसका आईडी डिफाइन करना होगा इसके href के अंदर, ठीक है। और इसी तरह बाकी सब के लिए भी W6, W8, ठीक है। और थोड़ा सा हम ये करते हैं कि हर एक हेडर के बाद एक p टैग को भी यूज़ कर लेते हैं और उसको
सबसे पहले तो अपने पेज को जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो ये मेरा पेज काफ़ी लेंथी है। इसकी हाइट, क्योंकि मैंने हर एक पी टैग की हाइट को 1000 पिक्सल दिया है ताकि मुझे एक इफेक्ट आए लंबे पेज का, ठीक है। और टॉप पे क्या है, ये लिंक्स हैं वीक 5 का, वीक 6 का, और ये सारे सेपरेटेड हैं लिंक्स, ठीक है। इनको सेपरेट करने के लिए मैं बी आर हर एक के लास्ट पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि वो सभी नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिफाइन हो। दोबारा से अपने ब्राउज़र के पास जाता हूँ और ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें सारे लिंक्स जो हैं मेरे वो न्यू लाइन के ऊपर हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप बॉटम पे इनके एड्रेसेस देखें तो अगर मैं वीक 8 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उस हेडिंग के ऊपर ले जाता है जो कि वीक 8 की मैंने यूज़ की थी, ठीक है। और मैं दोबारा से टॉप पे जाता हूँ, वीक 6 के ऊपर, वीक 7 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे ये वीक 7 के ऊपर ले आया, ठीक है। और दोबारा से तो ये बेसिकली इस मैकेनिज्म को बुक मार्किंग कहते हैं कि आप बुक मार्क यूज़ करें। ए टैग्स को यूज़ करते हुए आपने बुक मार्क कर लिया है डिफरेंट पोर्शंस को अपने पेज के अंदर, ठीक है। तो आप जिस सेक्शन के अंदर भी जाना चाहते हैं आपने टॉप पे मेंशन कर दिया है और आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपको रेस्पेक्टिव सेशन के अंदर जो है ना उस सेक्शन के अंदर वो ले जाता है, ठीक है। तो इसको बुक मार्किंग कहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम अपने होस्टिंग पैनल को किस तरह से देख सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। एक उसको देखते हैं, उससे पहले हम देखते हैं फाइल पाथ, क्योंकि फाइल पाथ का जो डिस्कशन है वो लास्ट वीक भी कुछ रही थी हमारी, और इस वीक भी हम थोड़ा सा उसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि फाइल पाथ किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें इस लोकेशन पे जहाँ पे लिंक और स्क्रिप्ट ये दो चीज़ें डिफाइंड हैं, ठीक है। इस जगह पे जो हमने पाथ डिफाइन किया हुआ है ये सिंपली एक फोल्डर को और उसके अंदर जो फाइल है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे 13 नंबर लाइन के अंदर, जी अंबर, सर ड्रीम वीवर की स्क्रीन ही शो हो रही है। अच्छा जी। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं लाइन नंबर 12 और 13 की, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अंदर हमने डिफरेंट वे से पाथ को डिफाइन किया हुआ है। तो पाथ को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप जिस फाइल को आपने ओपन किया हुआ है उसके आगे या उसकी अपर लेवल पे या उसके सब लेवल पे किस फोल्डर को आप एक्सेस कर रहे हैं, आप सिंपली जैसे कि हमने जो फोल्डर का रखा हुआ है आर्किटेक्चर वो ये है कि जिस फाइल के अंदर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फाइल को, उसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है स्टाइल नाम का, और उसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो सेव करवाई है। उसको हम एक्सेस कर रहे हैं सिंपली स्टाइल स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से, ठीक है। दूसरा वे ये है कि आप कंप्लीट पाथ दे दें
जैसे कि हमने सी ड्राइव, उसके अंदर फोल्डर, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर, इस तरह से आप कंप्लीट पाथ दे देते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफाइन होते हैं दो तरह से। एक है एब्सल्यूट वे, जो कि यूज किया जाता है कंप्लीट, जिसको पाथ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा वे होता है आपका इस फाइल पाथ को हम जो है ना देखते हैं अपने, जब हम होस्टिंग पैनल के अंदर भी जाएंगे तो हम उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एब्सल्यूट पाथवे हम जो है ना वो प्रेफर नहीं करते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। उसकी रीज़न ये होती है कि एब्सल्यूट पाथवे में आप कंप्लीट पाथ देते हैं। लेट्स सपोज आपने पूरी डायरेक्टरी की जो है ना वो पाथ डिफाइन कर दिया है, जैसे कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर पाथ डिफाइन किया था जेडीके का, ठीक है। उसमें हमने सी ड्राइव से ऑनवर्ड जिस फोल्डर के अंदर जेडीके की फाइल पड़ी थी उसको डिफाइन किया था, तो वो एब्सल्यूट पाथ था, कंप्लीट पाथ था। लेकिन हम रिलेटिव पाथ जो है ना उनको डिफाइन करते हैं वेबसाइट्स के अंदर। उसकी उससे हेल्प हमें क्या मिलती है कि उससे हेल्प ये मिलती है कि समटाइम आप अपने लोकल पे पाथ डिफाइन कर रहे होते हैं, जैसे कि ये मैंने पाथ डिफाइन किया है अपने लोकल पे, ठीक है। क्या है कि स्टाइल स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस है। और इसका एक ये वे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दूँ सी, और आगे उसका जो फोल्डर और आगे सब फोल्डर्स और एंड तक जो फाइल एक्सेस कर रहा हूँ। इसका नुकसान मुझे क्या होगा कि जब मैं ये फाइल्स अपलोड करूंगा अपने सर्वर के ऊपर, तो वहां पे बेसिकली ये पाथ सी ड्राइव नहीं होगी, ठीक है। हो सकता है वहां पे कुछ और ड्राइव्स हों, ठीक है। तो मुझे वहां पे प्रॉब्लम आएगी कि मुझे सारे जितने भी लिंक्स होंगे ना, ये जितने भी जहाँ पे भी मैंने पाथ डिफाइन किए हुए हैं फॉर इमेजेस या फिर फॉर डिफरेंट स्टाइल शीट्स या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स के लिए, तो मुझे दोबारा से उनको चेंज करना पड़ेगा एज पर माई डायरेक्टरी ऑफ होस्टिंग, ठीक है। तो हम इसलिए जो है वो रिलेटिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एब्सल्यूट पाथ को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वर्किंग में दोनों होते हैं। ड्रीमवेवर बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डील करने के लिए, कि आप इसमें HTML पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो उनको कोड करने के लिए ये बेसिकली सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ये भी प्रेफर करता है कि आप एब्सल्यूट पाथ को जो है ना वो ना यूज़ करें, आप रिलेटिव पाथ को यूज़ करें, ठीक है। तो हम इसको फर्दर अपने होस्टिंग पैनल के अंदर भी देखते हैं, ठीक है। आप सब ने मुझे इस टैग के बारे में बताना है, बेस टैग, ठीक है। ये सर्च करें ज़रा और मुझे बताएं बेस टैग क्या होता है। मे बी आफ्टर दिस क्लास आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तब तक मैं आपसे शेयर करता हूँ अपने ब्राउज़र को ताकि आपको दिखा सकूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक अकाउंट, डमी अकाउंट क्रिएट किया है होस्टिंग का। आप लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं आज के लिए। उसका मैं लिंक भी आपसे शेयर कर देता हूँ, बल्कि उसको हम एक्सेस भी करेंगे और फाइल्स को अपलोड करके भी देखेंगे जो अभी हमने आज का काम किया है। वो अगर आप अपने मोबाइल या डिवाइस के किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर यूज़ करेंगे वो लिंक, तो आपके पास वो विजिबल भी होगा।
मैं आपसे अपना ब्राउज़र शेयर करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली लिंक है जो कि मैंने डमी क्रिएट किया है। आप यूज़ कर सकते हैं इसी आईपी को, और आगे जो भी प्रॉपर्टी उसकी डिफाइंड है, इस लिंक को इसके थ्रू आप जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके साथ कोई भी डोमेन अटैच नहीं है, तो ये एक डमी डोमेन जो है ना वो इस होस्टिंग अकाउंट के साथ अटैच किया मैंने। ये बेसिकली सी पैनल है, और सी पैनल के अंदर मेनली जो आप काम कर रहे होते हो अपनी वेब डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे अपने अपनी फाइल सेव कर रहे होते हैं, उसके लिए आप फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं फाइल से रिलेटेड, वो आपको हेल्प आउट करती हैं डिफरेंट वे से। आप इस यूजेज देख सकते हैं, एफटीपी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेसिकली होता है एफटीपी, वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके रिगार्डिंग बैकअप्स हैं इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, इस स्पेसिफिकली मेन्यू के अंदर, ठीक है। लेकिन इस मेन्यू के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो फाइल मैनेजर के अंदर होता है, ठीक है। हम फाइल मैनेजर को दोबारा से देखते हैं। नेक्स्ट जो है जेट बैकअप्स हैं, ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप बैकअप्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के डिफरेंट वे से, ठीक है। सिर्फ ईमेल के बैकअप्स क्रिएट करने हैं, फाइल डायरेक्टरी के करने हैं, डेटाबेसिस के करने हैं, ठीक है। इस मेन्यू के अंदर आप अपनी डेटाबेसिस को मेंशन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और उनको जो है ना मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एसईओ टूल्स हैं और मार्केटिंग टूल्स हैं जो कि प्रोवाइड होते हैं होस्टिंग पैनल्स के साथ, ठीक है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कुछ डोमेन से रिलेटेड जो है वो आपके पास मेन्यू होता है, कि आप अपनी वेबसाइट के साथ कुछ सब डोमेन्स जो हैं, जैसे कि अगर xyz.com है तो आप उसके साथ login.xyz.com ये सब डोमेन जो है वो अटैच कर सकते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए ये मेन्यू प्रोवाइडेड होता है। ईमेल्स के लिए एक प्रॉपर मेन्यू डिफाइन होता है जिसमें अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं ईमेल्स को, राउट कर सकते हैं कहीं और, या ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल डिलीवर होती है या नहीं होती है, उनसे रिलेटेड ये मेन्यू होता है, ठीक है। डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट स्टैट्स आप जनरेट कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं इसको कि किस तरह से आपकी वेबसाइट जो है वो काम कर रही है, या कितना आपका नंबर ऑफ विजिटर है, या कितना नंबर ऑफ एमबीज जो है वो डेली बेसिस पे आपकी वेबसाइट जो कंज्यूम कर रही है, ठीक है, यूजर्स जब उसको एक्सेस करते हैं। तो ये कुछ सिक्योरिटी के हवाले से मेन्यूज होते हैं जिसमें एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन आ जाती हैं, ठीक है, और एसएसएच एक्सेस आ जाता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं प्री डिफाइंड आपके होस्टिंग पैनल के अंदर, जैसे कि वर्डप्रेस थीम्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन की एप्स कर सकते हैं, पीयर पैकेजेस कुछ कर सकते हैं, पर्ल मॉड्यूल्स उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में कुछ एडवांस ऑप्शंस होते हैं जो कि सीरन जॉब्स कर सकते हैं आप, ठीक है। इंडेक्सेस वायरस स्कैनर होता है इसके अंदर, ठीक है, और कैशे मैनेजर, इस तरह के डिफरेंट एडवांस लेवल के टूल्स हैं आपके पास। साथ में कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, जैसे कि स्टाइल्स वगैरह आप देना चाहते हैं अपने इस डैशबोर्ड को, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, मेन्यू होता है आपके पास। और कुछ जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसकी लिस्ट होती है पूरी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका होस्टिंग का जो मेन्यू है वो होता है जिसमें ये सारी ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आपको दिए होते हैं, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। राइट साइड पे आपके पास मेन्यू होता है, ठीक है, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है, ठीक। उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जिसमें आपकी सब डोमेन्स के बारे में बताया होता है, एड ऑन डोमेन्स होती हैं, एडिशनल डोमेन्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हर एक पैकेज के साथ। कुछ पैकेजेस होते हैं जिसमें 10 डोमेन्स अलाउ होती हैं, एक ही पैकेज के अंदर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी डिस्क स्पेस कितनी है, इस पैकेज के लिए 500 MB यूज़ हो रही है, तो उसमें से कितनी यूज़ हुई है, 2.28 यूज़ हुई है, ठीक है। आपकी MySQL जो है डेटाबेस, उसने कितना कंज्यूम किया हुआ है, बैंडविड्थ जो है आपको एलोकेट है उसमें से कितनी आप यूज़ कर सकें, ये पर मंथ के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ईमेल्स अकाउंट कितने क्रिएट कर सकते हैं और कितने क्रिएटेड है, क्योंकि ये डमी अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ भी क्रिएटेड नहीं है इसमें, ठीक है।
FTP अकाउंट्स कितने क्रिएट कर सकते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेसेस कितनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी फिजिकल मेमोरी की यूजेज कितनी है, प्रोसेसेस, एंट्रीज और इस तरह की सारी चीज़ें जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको अपनी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए और रन टाइम पे कुछ चीज़ें देखने के लिए। तो हम सबसे पहले फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर आप बेसिकली अपनी फाइल्स को मेंटेन करते हैं, जो कि पेजेस भी हो सकते हैं जो कि यूजर्स को डिस्प्ले हो रहे हैं, और इसमें एक एडिशनल फाइल्स भी होती हैं जो कि हम हेल्पिंग फाइल्स भी कहते हैं जिनको, जो कि एज अ स्टाइल शीट होती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं या कुछ और ऐसी फाइल्स हो सकती हैं जो कि यूजर को नज़र तो नहीं आती हैं, लेकिन वो आपके वेब पेज के अंदर क्या कर रही होती हैं, हेल्प कर रही होती हैं आपको, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका पब्लिक अंडरस्कोर HTML। इस वक्त अगर ये वेब पेज मैंने ओपन की हुई है, यहाँ पे ये जो मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो पेज इनसाइड दिस फोल्डर है पब्लिक अंडरस्कोर HTML, वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके FTP के अकाउंट्स की डिटेल होगी, यहाँ पे आप जितने भी ईमेल अकाउंट्स बनाएंगे वो ईमेल अकाउंट्स यहाँ पे जो है वो विजिबल होंगे, ठीक है। उनका डाटा यहाँ पे आ रहा होगा। और ये जो www डॉट का फोल्डर बना हुआ है, ये भी बेसिकली पब्लिक अंडरस्कोर HTML ही है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे, जिसके आज हमने इंडेक्स डॉट वीक 5 की इंडेक्स डॉट HTML बनाई है, तो इसको हम अपलोड करते हैं अभी कुछ देर में। तो देखते हैं कि हमारा जो ये पेज है इसमें कोई चेंज आती है। तो यहाँ पे इसको www को या पब्लिक अंडरस्कोर HTML को जब आप ओपन करेंगे, तो जो भी यहाँ पे पेज इंडेक्स के नाम से होगा, वो चाहे HTML है, इनकी प्रायोरिटीज़ हैं HTML, PHP यानी कि इंडेक्स डॉट PHP, इंडेक्स के नाम से जितनी भी एक्सटेंशन हैं उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं, तो उनको भी देखेंगे फर्दर। आज हम अपलोड करके देखते हैं, जो हमने आज एक फ़ाइल क्रिएट की है। अपलोड क्लिक करें और यहाँ पे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा, तो डेस्कटॉप के अंदर वीक 5 इंडेक्स की फ़ाइल, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी है। और इसमें मैं वापस जाता हूँ, ठीक है, ये मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई है। अब मैं ये पेज जो है इसका एक्सेस करके देखता हूँ, ये रीलोड करता हूँ, तो देखेंगे क्या विजिबल होता है, ठीक है। अब आपके पास जो विजिबल हो रही हैं चीज़ें, वो टाइटल आपके पास वही आ रहा है जो आपने यहाँ पे, ये मेरे लोकल लोकल पेज है ये मेरा, ठीक है। और ये मेरा कौन सा पेज है जो कि मैंने अपने होस्टिंग में अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे आप बटन्स देखें, लेकिन आपको जो लुक है वो डिफरेंट आएगी नज़र, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो हेडर है वो रेड कलर का है, मेरा ये टेक्स्ट ब्लू कलर का है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक कलर के हैं और सारे एक दूसरे के साथ जो है आफ्टर एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिस क्रिएटेड है, ठीक है, सबकी। उसकी रीज़न ये है कि हमने सिर्फ अभी HTML फाइल जो है वो अपलोड की है, और हमने आज जो काम किया था, हमने उसमें CSS की फ़ाइल अलग से डिफ़ाइन की थी, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अलग से डिफ़ाइन की थी, ठीक है। तो हमने अभी ना तो CSS की फ़ाइल को अपलोड किया है अपने होस्टिंग में, और ना ही हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को अपलोड किया है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एज़ पर जो हमने डेफिनेशन अपने इसके अंदर की हुई है, फाइल्स को बेहतर तौर पे अपलोड करना या डाउनलोड करना, या फाइल्स की हैंडलिंग को बेहतर तौर पे हम FTP के थ्रू करते हैं। FTP के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो वो आपको प्रॉपर डायरेक्टरी बता देते हैं, आप उसमें फोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हैं, आप उसमें फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, और मल्टीपल फाइल्स को मल्टीपल लेवल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ पहले, जिसका नाम वही रखता हूँ जो कि मैंने अपने लोकल के ऊपर रखा था, और साथ में एक और फोल्डर जिसका नाम मैंने जावास्क्रिप्ट रखा था, ठीक है। अब मैं ये दोनों फोल्डर्स एज पर मेरे लोकल डायरेक्टरी के उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, और स्टाइल को क्लिक करके यहाँ पे मैं स्टाइल शीट को अपलोड कर दूंगा।
ये मेरी स्टाइल शीट जो है वो अपलोड हो गई है। वापस आऊँगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा मेरी JS की फाइल को। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल भी मैंने अपलोड कर दी है। अब दोबारा से क्या करता हूँ कि अपने पेज के ऊपर वापस जाता हूँ, अपने डोमेन नेम को कह लें आप, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई डोमेन अटैच नहीं है तो ये IP बेस्ड है। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें क्या मेरी स्टाइल शीट और मेरी जावास्क्रिप्ट अब काम कर रही है इसके साथ। तो आप देखें कि आपका वही पेज डिस्प्ले हो रहा है जो आपके लोकल फाइल को एक्सेस करके शो हो रहा था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपके कलर्स और आपकी जो प्लेसमेंट है चीज़ों की वैसी है जब आप इनको एक्सेस करते हैं। आप अपने PC को यूज़ करते हुए भी इसी पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चेक करें कि क्या इफेक्ट आते हैं। इसी तरह मैं क्लिक मी प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि ये बॉक्स का साइज भी इंक्रीज हो रहा है और ये टेक्स्ट का साइज भी साथ ही इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये जो आज का काम हमने किया था उसको हमने अपलोड किया है अपनी फाइल डायरेक्टरी के अंदर, अपने होस्टिंग पैनल के अंदर। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है आपके वेबसाइट का, उसमें आप डेटाबेसिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटाबेस इन क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, इस अकाउंट में सिर्फ एक डेटाबेस जो है वो अलाउ है, तो इस वजह से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने अपनी एक डेटाबेस को यूज़ कर लिया है। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद आप यूजर्स नेम डिफाइन करते हैं ताकि उस डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकें। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करता हूँ, इस पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे यूज़र का नाम एडमिन रख देता हूँ। ठीक है, और क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी डेटाबेस क्रिएट हो गई है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स किस तरह से क्रिएट करने होंगे मुझे वो हमारी अदर प्लानिंग है, हमारी वेबसाइट की प्लानिंग है। लेकिन मैं इस डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, देख कैसे सकता हूँ, तो वो मैं PHP माई एडमिन में जाऊँगा और वहाँ पे बेसिक ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा मेरी डेटाबेस के पैनल के अंदर, जहाँ पे मेरी डेटाबेस क्रिएटेड होगी MyDB के नाम से। ठीक है, ये आप देखें, लेकिन इसके अंदर कुछ भी क्रिएटेड नहीं होगा क्योंकि ये सिंपली हमने अभी डेटाबेस क्रिएट किया है। उसके अंदर हम टेबल्स डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टेबल लिख देता हूँ और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर सकता हूँ डिफरेंट। ठीक है, और हर एक कॉलम को, लेट्स सपोज ये यूज़र का है तो यहाँ पे यूज़र का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसका रोल नंबर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, रोल नंबर के बाद उसका सेक्शन आ जाएगा और लास्ट पे जो है वो क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो आप एज पर इंफॉर्मेशन जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसकी टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंटीजर टाइप है, वेक्टर है, क्या है, किस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा। ठीक है, इस तरह से बाकी और ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरी डेटाबेसेस है जो कि मेरे होस्टिंग पैनल के साथ अटैच होती है, और इस डेटाबेस को मैं बाद में अपने HTML के अंदर कोड के ज़रिए एक्सेस करता हूँ और इसमें चेंजेस करता हूँ, नई चीज़ें क्रिएट करता हूँ, नए अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ, एडिट करता हूँ। ठीक है, मेनली ये दो पार्ट हैं ऐसे जो कि आपकी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। एक डेटाबेस होती है आपकी और साथ में आपकी फाइल मैनेजर होता है। ये दो ऑप्शन हैं आपके होस्टिंग पैनल के अंदर जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ईमेल्स आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ताकि आप
अपने आप को लिंक कर सकें अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ताकि आप होस्टिंग को भी देखें और आपकी होस्टिंग किस तरह से काम करती है, आपकी वेब डायरेक्टरी किस तरह से काम करती है। अगर यहाँ पे इस वक्त मैंने ये जो पाथ है यहाँ पे वो एब्सोल्यूट पाथ दिए होते, तो क्या होता कि मुझे इन पाथ को चेंज करना पड़ता जब मैं इन फाइल्स को अपलोड करता अपनी वेब डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम एब्सोल्यूट पाथ को यूज़ ना करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे पाथ्स हों वो कौन से हों, रिलेटिव पाथ्स हों, ठीक है। और इन्हीं पाथ से रिलेटेड आपका एक टैग होता है बेस टैग, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे एक्सप्लोर करके बताएंगे सारे।